आज हम बात करने वाले हैं कब्ज के बारे में। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो दुनिया में करोड़ों लोगों को है। सैडली फिर भी काफी लोग इसके साथ जी लेते हैं, ये सोचकर कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। असल में कॉन्स्टिपेशन कई बीमारियों की जड़ है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का कनेक्शन लंबे समय से ऑटो इम्यून कंडीशंस, कैंसर, डाइजेस्टिव इश्यूज, स्किन प्रॉब्लम्स, वेट गेन और हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ है। बहुत से लोगों का ये मानना है कि कॉन्स्टिपेशन कोई बड़ी बात नहीं है, हालांकि ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन बॉडी में 5 एलिमेंटरी ऑर्गन्स होते हैं। एक में भी ब्लॉकेज होने से हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और यही टॉक्सिन्स हर टाइप की बीमारी, सूजन और लो इम्यूनिटी जैसे प्रॉब्लम्स का नंबर 1 रूट कॉज बनती है। तो अगर आपके लंग्स, लिवर, किडनी, स्किन या गट में से कुछ भी ब्लॉक हो जाए तो आपकी हेल्थ अफेक्ट हो सकती है। तो फिर से कॉन्स्टिपेशन पर आते हैं। आजकल जब हम इसे ठीक करने की सोचते हैं तो हम वही आम तरीके अपनाते हैं, जैसे कि ज्यादा पानी पीना, हाइड्रेशन मेंटेन करना, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर का ख्याल रखना या फिर लैक्सेटिव्स का सहारा लेना। बट मोस्टली केसेस में इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हाँ, काफी केसेस में कॉन्स्टिपेशन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि अगर लोग डिहाइड्रेटेड हैं तो वाटर इनटेक से ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। कुछ लोगों की डाइट में फाइबर की कमी होती है, जबकि कुछ लोग ज्यादा फाइबर कंज्यूम करते हैं। कुछ लोग प्रोटीन तो ज्यादा ले लेते हैं पर फाइबर की मात्रा कम कर देते हैं। तो ऐसे ही कई रीजंस होते हैं। कुछ लोग ऐसी दवाइयां लेते हैं जो कॉन्स्टिपेशन का कारण बन जाती है। आज हम इसी बारे में गहराई से बात करेंगे और एक मिसिंग विटामिन के बारे में जानेंगे जो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन में नहीं बल्कि सीबो में भी बड़ा रोल प्ले करता है। सीबो क्या है? अगर आप हमेशा ब्लॉटेड फील करते हैं, आपकी गैस बदबूदार होती है और आप कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी से परेशान रहते हैं, तो ये सीबो यानी स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ हो सकता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग प्रकार के बैक्टीरिया के अरबों कॉलोनीज होते हैं जो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं और हमें दोनों की जरूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बुरे बैक्टीरिया अच्छे बैक्टीरिया से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, जो ब्लोटिंग का कारण बनता है। हम अनकंफर्टेबल और नॉजियस फील करते हैं और कुछ लोगों को वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते। हमें इंडाइजेशन भी होता है। हम जो भी खाना खाते हैं उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता और बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। इन डेफिशिएंसीज की वजह से आपको बॉडी में दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, इसीलिए आपका गट बहुत जरूरी है। जब सीबो, कॉन्स्टिपेशन या इंडाइजेशन की बात होती है, एक विटामिन जो मैं हमेशा मेंशन करता हूं वो है विटामिन B1, बी फॉर बॉय और 1, जिसे थियामिन भी कहते हैं। लोग अक्सर ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स को इग्नोर करते हुए विटामिन सी जैसे मेजर न्यूट्रिएंट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं। बहुत से लोग विटामिन सी या जिंक का ओवरडोज करते हैं, ये सोचकर कि ये इनकी इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम्स हल कर देगी। ऐसा नहीं है। एक सिंपल न्यूट्रिएंट जैसे विटामिन B1 भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कुछ लोग मेमोरी प्रॉब्लम्स को एज या डिमेंशिया के साथ जोड़ते हैं। रियल हो सकता है, लेकिन कभी कभी आप इतना ज्यादा भूलने लगते हैं कि 30, 40 या 50 की उम्र में भी लोगों के नाम याद नहीं रहते। 70 और 80 की तो बात ही छोड़िए, ये विटामिन B1 की कमी का नतीजा हो सकता है। अगर आपके फुट और काफ मसल्स में क्रैम्प्स होते हैं जो पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी से हो सकते हैं और सप्लीमेंट्स या एप्सम सॉल्ट बात के बावजूद प्रॉब्लम बनी रहती है, तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी का संकेत हो सकता है। जब आपके पांव, बॉडी या लेग्स में दर्द होता है या पैरों में जलन या सुइयों जैसी चुभन महसूस होती है, तो ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी या डायबिटीज का साइन हो सकता है। और आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो सकती है, जो कैंसर ट्रीटमेंट जैसे कीमोथेरेपी, रेडिएशन के दौरान भी हो सकता है। आपको कांस्टेंट हेडेक्स और माइग्रेन्स की प्रॉब्लम रहती है, आपकी नर्व दब जाती है जिससे चुभन महसूस होती है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज, इंडाइजेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी आपकी भूख बिना किसी रीजन के अचानक कम हो जाती है। आपके बीमार ना होने के बावजूद अगर आपको भूख नहीं लगती और कांस्टेंट थकान रहती है, तो ये कई चीजों की वजह से हो सकती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, कोविड से रिकवर होना, नींद की कमी और भी बहुत कुछ। तो समझते हैं कि B1 का रोल क्या है। नंबर 1, विटामिन B1 खाने को एनर्जी और मेटाबॉलिज्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। मेटाबॉलिज्म के लिए खाने को एनर्जी में बदलना पड़ता है और इसके लिए कई विटामिन्स की जरूरत होती है, जिनमें B1 भी शामिल है। B1 स्टमक में एसिड प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है,
जैसे मैंने अपने वीडियोस में बताया है, एसिडिटी से जूझ रहे लोग सोचते हैं कि उनके स्टमक में ज्यादा एसिड है, लेकिन यह असल में बहुत कम होता है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से भी स्टमक एसिड कम हो सकता है। जब आपके स्टमक में एसिड कम होता है, आप प्रोटीन को इफेक्टिवली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, खाना सही से ब्रेक डाउन और एसिमिलेट नहीं होता और आपको ज्यादा स्टमक इन्फेक्शन और बैक्टीरियल ओवरग्रोथ का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब है डाइजेशन स्लो हो गई है, जो इंडाइजेशन का संकेत है। अब क्योंकि आपकी डाइजेशन स्लो हो गई है और आपके पास खाने को एफिशिएंटली ब्रेक डाउन करने के लिए स्टमक एसिड भी नहीं है, तो क्या हो रहा है? खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है, जो कि अच्छा साइन नहीं है क्योंकि ये फर्मेंट होने लगता है। अनडाइजेस्टेड फूड एसिडिक हो जाता है और आपके इंटेस्टाइन में चला जाता है, जिससे बैक्टीरिया ओवरग्रो होता है, जो नौजिया और बर्पिंग का रीजन बनता है। और ये अनडाइजेस्टेड फूड सही से एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब कि आप खाना तो खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। तो लोग अचानक से वजन कम करने लगते हैं या अच्छा खाना खाने के बावजूद उन्हें आयरन या दूसरे विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती रहती है, उनके गट में इन्फ्लेमेशन होने लगती है। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये छोटा सा विटामिन कितनी चीजों से कनेक्टेड है। अब क्योंकि आपका गट फंक्शन पुअर है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, आपका खाना सही तरीके से डाइजेस्ट और एसिमिलेट नहीं हो रहा और यही कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है। तो विटामिन B1 उन लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जो कि क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से परेशान है। चाहे वो कितना भी पानी पी ले या फाइबर ले, फिर भी उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन के और भी सीवियर रीजंस हो सकते हैं, लेकिन आप चेक करा लें क्या ये क्रॉनिक है। आपको कोलोरेक्टल इश्यूज जैसे कोलोरेक्टल कैंसर और इन्फ्लेमेशन भी हो सकते हैं। डराना नहीं चाहता, लेकिन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से परेशान हैं, सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो अब सही वक्त है डॉक्टर से मिलने का और अपनी गट हेल्थ चेक कराने का। तो वापस आते हैं B1 और हमारे पैनक्रियाज पर। पैनक्रियाज का काम क्या है? पहला, ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करना और डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना। तो अगर आपको B1 की डेफिशिएंसी है तो पैनक्रियाज में B1 काफी मात्रा में स्टोर होता है। अगर आपको B1 की कमी है तो आपके पैनक्रियाज वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस और सेक्रेट नहीं कर पाएंगे जो खाने को ब्रेक डाउन करने में मदद करते हैं। इससे डाइजेशन स्लो हो जाएगा और खाना अनडाइजेस्टेड रह जाएगा, जिसकी वजह से मेन न्यूट्रिएंट्स एसिमिलेट नहीं हो पाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं और अरबों सेल्स तक पहुंचते हैं। तो देखा आपने कि बॉडी में एंजाइम्स का सेक्रेशन आपके स्टमक एसिड से कितना कनेक्टेड है, जो अगेन विटामिन B1 से कनेक्टेड है। तो जब हम डाइट्स पर चले जाते हैं और वेट लॉस करने के लिए फ्रूट्स या मैक्रोज नहीं लेते, तो हमें विटामिन्स की कमी हो जाती है, जिससे बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। इसलिए जो लोग जल्दी और गलत तरीके से वेट लॉस करते हैं, उन्हें हमेशा गट इश्यूज, सीवियर इन्फ्लेमेशन और दूसरे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। अनदर थिंग इज B1 आपके स्टमक में कॉन्ट्रैक्शंस क्रिएट करता है। कॉन्ट्रैक्शंस जरूरी है क्योंकि ये खाने को नीचे पुश करता है ताकि दूसरे फंक्शंस और एंजाइम सेक्रेशंस अपना काम कर सकें। ये वेगस नर्व को भी स्टिमुलेट करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइजेशन में वेगस नर्व की क्या जरूरत है। ऑफ कोर्स वेगस नर्व इंपॉर्टेंट है क्योंकि खाने के समय हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होना चाहिए। तो जब आप अपना खाना खा रहे होते हैं, शांत रहिए, खुश रहिए, आर्गुमेंट से दूर रहिए, वॉकिंग लंचेस अवॉइड करिए ताकि आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो, विच इज रेस्ट एंड डाइजेस्ट। आप इफेक्टिवली डाइजेस्ट तभी कर पाते हैं जब आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो, ना कि स्ट्रेस में। अब भले ही मैं शांत हूं, लेकिन मुझ में B1 की कमी हो सकती है। B1 वेगस नर्व और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच कम्युनिकेशन में एक बड़ा रोल प्ले करता है। ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मुझे ये ह्यूमन बॉडी की इंटेलिजेंस काफी एक्साइट करती है। अगर आप बस ह्यूमन बॉडी को जरूरत के हिसाब से बैलेंस में चीजें दें, तो ये सब फंक्शंस अपने आप ही कर लेती हैं। हमें बॉडी के अंदर और बाहर राइट एनवायरनमेंट क्रिएट करके सिंपल और बेसिक रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए जो आपके सेल्स को जरूरी है, ना कि वो जो आपको लगती है। वो नहीं जो सोशल मीडिया आपको क्विक वेट और फैट लॉस करने के नाम पे करने के लिए कह रहा है। जस्ट सिंपल बैलेंस। तो ये विटामिन B1 हमें कहां से मिलता है? आप इसे सप्लीमेंट्स में या न्यूट्रास्यूटिकल्स में पाते हैं, या आपके डॉक्टर रेयर केस में आपको प्रिस्क्राइब भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आप इसे फूड में भी पा सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक फैट डाइट पर हूं जो मुझे B1 रिच फूड्स अलाउ नहीं करती, तो
तो हमें इसे सिंपल रखना होगा। जो लोग किसी भी एज ग्रुप में सबसे हेल्थीएस्ट हैं, चाहे वो 95, 97 या 100 साल के हो चुके हैं, वो अपना वेट, लाइफ और हैप्पीनेस बैलेंस करके ही मेंटेन रहते हैं। ये लोग ना किसी फैट डाइट पर हैं और ना एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं। सब खुश हैं और साइकोलॉजिकली डिप्राइव्ड नहीं लगते, क्योंकि वो बैलेंस में जीते हैं। आज की दुनिया में या तो सब या बिल्कुल नहीं। हम एक्सट्रीम्स की तलाश में हैं, पर उसके साथ डेफिशिएंसीज भी आती है। तो चलिए सीधा खाने पर आते हैं। आपको B1 फिश, सी फूड और शेल फिश में मिलेगा। आप वेजिटेरियन हैं, वीगन है, कोई बात नहीं। आप B1 को बीन्स और लेज्यूम्स जैसे लेंटिल्स और ग्रीन पीस में भी पाएंगे। ग्रीन पीस विटामिन बी का एक बेहतरीन सोर्स है। लेकिन अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ओह, ग्रीन पीस में तो इतना शुगर होता है, ये मुझे मोटा कर देगा। ऐसा नहीं है। आप अपनी डाइट से B12 और ग्रीन पीस को हटाकर पतले नहीं होंगे, लेकिन आप बीमार जरूर हो जाएंगे। तो आप ग्रीन पीस से B1 लें। मैं आपको ग्रीन पीस ज्यादा मात्रा में खाने के लिए नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं कि ग्रीन पीस को सही पोर्शन, सही समय और सही क्वांटिटी में खाएं। आप इसे बहुत से सीरियल्स में भी पाएंगे। आप इसे नेचुरल सीरियल्स, होल ग्रेन्स और होल ग्रेन सीरियल्स में पाएंगे, शुगरी और रिफाइंड सीरियल्स में नहीं। आप इसे सनफ्लावर सीड्स में पाएंगे, ऑर्गेनिकली या एथिकली सोर्स्ड योगर्ट, चीज और एग्स में भी पाएंगे। एग यॉक वाला होना चाहिए, सिर्फ एग व्हाइट नहीं। आप इसे ऑरेंजेस, बनानास, पोमग्रेनेट, कीवी और सभी नट्स, आलमंड्स, कैश्यू नट्स, पिस्ताशियोज, पेकन्स, ब्राजील नट्स में भी पाएंगे। ये एवोकाडो में भी मिलता है। और ये सब क्या है? ये एक बैलेंस्ड मील है। आप इसे हरी सब्जियों में भी पाते हैं। तो अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, आपको B1 की कमी नहीं होगी। अब मान लीजिए आपको B1 की कमी है और आप सिम्टम्स को बेटर करने के लिए B1 ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आपका डॉक्टर आपको B1 सप्लीमेंट या B1 टैबलेट प्रिस्क्राइब करेगा और आप इसे ले सकते हैं। B1 का ओवरडोज कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। एक्सेस होने पर आपकी बॉडी इसे फ्लश आउट कर देगी, पर बेटर फील करने के लिए ज्यादा लेने की नीड नहीं है। अगर आप क्रॉनिक कंडीशन से सफर कर रहे हैं और सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, तो विटामिन B1 प्रिस्क्राइब करवाएं और देखें कि 10 से 15 दिन में कैसे इंप्रूवमेंट होती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन में सुधार नहीं आता तो प्लीज चेकअप करवाएं, क्योंकि आजकल कॉलन में पॉलिप्स या ट्यूमर्स भी ग्रो करते हैं। कोलोरेक्टल कैंसर्स बहुत कॉमन है, डरने की बात नहीं है। हमें सिर्फ इसके बारे में समझदार और कॉशियस रहना होगा। यही तो लाइफस्टाइल की खूबसूरती है। B1 के अलावा अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं, क्रॉनिकली स्ट्रेस्ड हैं, ज्यादा या कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हाइड्रेटेड नहीं हैं और गलत डाइट ले रहे हैं, तो ये भी आपके सिम्टम्स की वजह हो सकती है, जैसे डिस्क्राइब किया गया। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। जल्द मिलेंगे। स्मार्ट खाएं, ज्यादा चलें, सही सोएं, गहरी सांस लें और याद रखें, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है।